नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दहाड़ का। सीएए को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सियासत के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने अब खुद मोर्चा संभाल लिया है। गृह मंत्री ने आज हर एक सवाल का चुन चुन कर जवाब दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सीएए देश के लिए खतरनाक है और इस कानून से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, जिस पर गृह मंत्री ने कहा कि केजरीवाल को यह भी नहीं पता कि ये लोग पहले ही हमारे देश में शरणार्थी हैं। 2014 से पहले यहां पर रह रहे लोगों को ही नागरिकता मिलेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अमित शाह ने कहा कि उन्हें शरणार्थियों और घुसपैठियों के बीच अंतर ही नहीं पता। गृह मंत्री ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि सीएए से भारत में अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं। यह कानून नागरिकता देने के लिए है और इससे किसी नागरिक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने उठाए सवाल और उस पर अमित शाह का जवाब, पहले आप सुनिए। पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए। आई एम वॉचिंग। मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है। प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं। बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए ये कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। अगर आपके घर के सामने सड़क के उस पार पाकिस्तान से आए हुए लोगों की झुग्गियां बसा दी गई, क्या ये आपको मंजूर होगा? कौन लोग हैं जो ये पाकिस्तान से आ गए? कौन लोग हैं जो ये बांग्लादेश से आ गए? क्या आपकी बहू बेटियां सुरक्षित होंगी? अगर वहां पे आए हुए लोगों को बसा दिया गया, पाकिस्तान के लोगों को पूरे देश के अंदर जगह जगह बसा दिया गया, क्या आपको ये मंजूर होगा? क्या आप अपने आप को उनके बीच में सुरक्षित महसूस करोगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए, इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं। तो सुना आपने गृह मंत्री अमित शाह का जवाब उन लोगों को जो कि सीएए को लेकर लगातार भ्रम और डर की स्थिति पैदा कर रहे हैं। आइए आज दहाड़ में इसी पर करेंगे एक बार फिर से चर्चा। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले दहाड़ के कुछ प्रमुख सवाल आपके सामने रख देती हूं। सबसे पहला सवाल यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आखिर राजनीति क्यों हो रही है? सीएए से वंचितों को अधिकार मिलेगा तो इससे विपक्ष को समस्या क्या है? शरणार्थियों का विरोध और घुसपैठियों का समर्थन आखिर क्यों हो रहा है? और सीएए पर विपक्ष क्या तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? विरोध कर रहे राज्यों में आखिर सीएए कैसे लागू होगा, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। मानव जायसवाल डीएमसी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण पुरोहित राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी नाजिम साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रतिंदर भाटिया जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और मानव जायसवाल आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि विरोध का जो सुर सिर्फ दिल्ली में उठ रहा है, वैसा ही कुछ आपके बंगाल में भी। और ममता दीदी कह देती हैं कि मैं किसी भी सूरत हाल में सीएए को लागू नहीं होने दूंगी। मेरा बहुत सीधा और स्पष्ट सवाल है सर आपसे, और अभी तक तो यह आपको संविधान के लिहाज से समझ में आ चुका होगा, क्या कोई भी राज्य सरकार केंद्र के कानून को लागू करने से इनकार कर सकती है, जिसमें मैं बात सीएए की कर रही हूं? क्या आप इस स्थिति में हैं कि इसे अपनाने से इनकार कर सके?
पहले तो आपके माध्यम से सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। जिस तरीके से ये जो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी है, जिस तरीके से पूरे देश को बरगलाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज आपको पता है, जब हम इलेक्शन के कगार पे खड़े हैं तो ये सीए की बात करते हैं, जबकि 4.5 साल से अमित शाह जी जो 24 घंटे काम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, लेकिन इनकी पूरी टीम फेल हो गई, इनको 9 बार एक्सटेंशन लेने पड़े, तब जाके इन्होंने आज लागू कर दिया। दूसरी बात हम पूछना चाहते हैं कि जब आप सीए की बात करते हैं तो क्यों नहीं आप बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं हमारे वो बेटियों की बात कर रहे हैं जो 18 से 25 साल की युवा हैं, जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, डिग्री हासिल करी, उनके पास रोजगार नहीं है। क्यों नहीं आप वो महंगाई की बात करते हैं कि आज एक माँ कुछ कैसे। जायसवाल जी, आप मेरा सवाल समझे नहीं या मैं आपको समझा नहीं पाई? नहीं, मैं आपकी सीधा स्पष्ट सवाल, मानव जायसवाल, सीधा और स्पष्ट सवाल मेरा आपसे ये है, क्या आप इस स्थिति में हैं कि इस कानून को राज्य में अपनाने से रोक सके खुद को? आप ये कह रहे हैं कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। आर यू इन अ सिचुएशन? देखिए, जो 2024 बहुत निकट है और 2024 में देश ने अपनी आवाज उठा ली, अब देश चुनने वाला है और अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। और जिस तरीके से इन्होंने अनर्गल तरीके से जब मन चाहा, जब फरमान चाहा, जैसे एक जमींदार हो, जैसे एक राजवाड़ा हो, ये चलाना चाहते हैं, तुगलकी फरमान देश में चलाना चाहते हैं, अब वो देश नहीं सुनेगा। और हमारी जो नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने बड़े संकल्प से बंगाल को, और अब उनका जो संकल्प है वो पूरे देश के प्रति समर्पित है कि देश को सुरक्षित करना है, देश को आगे ले जाना है। और जिस तरीके से हम, चलिए आप मानव जायसवाल, एक तो इनका फोल्ड बैक, जरा इनकी आवाज बढ़ाएंगे। लेकिन मानव जी, आपका होमवर्क मुझे अधूरा नजर आता है। 2 बार मैंने सवाल पूछा, एक ही सवाल पूछा, लेकिन उस सवाल का सीधा और स्पष्ट जवाब आप मुझे नहीं दे पाए, तो मैं आपको दे देती हूँ, मैं आपको आपका जवाब दे देती हूँ। सर, मुझे उम्मीद थी कि आप देंगे, क्योंकि सीधे सीधे जो संविधान है उसकी 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के तहत राज्य, आ रही हूं राकेश जी, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ है। और ये जो कानून है नागरिकता को लेकर, सिटीजनशिप को लेकर, ये यूनियन लिस्टेड है और इस पर ना नुकुर करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। ये जवाब मैं आपका दे देती हूं। अब राकेश त्रिपाठी जी, आपके पास आते हुए मुझे ये बताइए कि इस पूरे मामले में आप, एक सेकेंड सर, आ रही हूं, आपका समय हो गया। इस पूरे मामले में जब राज्य सरकार इस स्थिति में है ही नहीं और ये यूनियन लिस्टेड है, सिटीजनशिप का मामला, तो फिर इतनी राजनीति और इस राजनीतिक लाभ की दशा और दिशा है क्या इन पार्टीज के लिए, फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो और या फिर अरविंद केजरीवाल? देखिए पूर्णिमा, जब आप सवाल पूछ रही थी तो मुझे बहुत तरस आ रहा था कि कैसे इस सवाल का जवाब दे। ऐसा नहीं है कि इस सवाल को समझे नहीं है मानव जी, सवाल समझते हैं, इसका उत्तर भी जानते हैं, अनभिज्ञ नहीं है, जानकार कम नहीं है, पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, संविधान पढ़ा है इन्होंने। लेकिन ये सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाहते थे? क्योंकि जनता को बरगलाने का जो इनका मिशन है ना, वो छूट जाएगा, वो खुल जाएगा, सारी पोल खुल जाएगी। लेकिन खैर, आपको बहुत साधुवाद कि आपने देश की जनता के सामने स्पष्ट तौर पर बता दिया कि संघ सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है, समवर्ती सूची क्या होती है। संघ सूची से संदर्भित मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र को है, राज्य को नहीं है। यह स्पष्ट है। हालांकि कई बार प्रयास करते हैं कि कैसे संघ के कामों में दखल अंदाजी करने का काम करें। हमने वो भी दृश्य देखा है जब सीबीआई को घुसने से रोकने का प्रयास किया गया, सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, हमने वो भी प्रयास देखे हैं। लेकिन अभी हमने संदेश खाली के मामले में यह भी देखा कि कैसे कोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई को आखिरकार अपने जिनको दामाद बनाकर रखा था उसको सौंपना ही पड़ा। देखिए, सच यह है कि यह नागरिकता देने का कानून है, लेकिन देश में एक बरगलाने का लंबा प्रयास किया गया कि नागरिकता छीनने का कानून है। अच्छी बात यह है कि लगातार मीडिया ने भी इस विषय को लेकर के लगातार डिबेट चलाई, सारे पक्ष जनता के सामने आए और आज देश की जनता में इस बात को लेकर के कहीं किसी भी स्तर पर, किसी समाज में, किसी समुदाय में आज कोई भ्रम की अवस्था नहीं है। देश इस बात को समझ रहा है कि सीए क्यों आवश्यक है और देश की ऐतिहासिक परिस्थितियों में लियाकत समझौते के साथ में देश इस बात को जानता है कि जब पाकिस्तान का विभाजन भारत के साथ हुआ है तो मजहब के आधार पर हुआ है और मजहबी आधार पर जो प्रताड़ित किए गए लोग हैं उनको शरण देना भारत का नैतिक दायित्व है और भारत के इस नैतिक दायित्व का निर्वहन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी मानव जी सवाल पूछ रहे थे कि ये अभी क्यों किया, चुनाव की वेला में क्यों किया। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने अनुच्छेद 370 हटाने के लिए कहा था ना
करके दिखाया ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? भाजपा जो कहती है वो करती है, ये मोदी की गारंटी है और इस मोदी की गारंटी पर देश का भरोसा है। और बरगलाने का प्रयास मत करिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी बरगलाने का प्रयास कर रही हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल बरगलाने का प्रयास कर रहे हो। अब अरविंद केजरीवाल तो कैसा भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे नौकरियां छिन जाएंगी। अरे ऑलरेडी 31 दिसंबर 2014 से पहले जिन्होंने भारत में नागरिकता मांगी है, ये जो आकर के रह रहे हैं, उनको भैया नागरिकता देने वाला कानून है। लेकिन ये पीड़ा बहुत होती है रोहिंग्यास के संदर्भ में, आज बांग्लादेशी घुसपैठियों के संदर्भ में। देखिए कैसा इनका कलेजा फट पड़ता है। कोई भी कहवर दे इतना कि रोहिंग्यास को चिन्हित करना चाहिए, उनको यहां से डिपोर्ट करना चाहिए, उनका बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करना चाहिए, उनको डिपोर्ट करना चाहिए। अब देखिएगा ना कैसे कलेजे पर छुरियां चलने लगती लेकिन है। इनका सारा का सारा दर्द जो है, इनका सारा का सारा दर्द तो घुसपैठियों के लिए है राकेश जी, इनका दर्द तो शरणार्थियों के लिए है ही नहीं। इनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि जो लोग मजबूर हैं, जो अपनी बहू अपनी बेटियों की सुरक्षा चाहते हैं, वो शरणार्थी के तौर पर भारत में शरण चाहते हैं। और 31 जनवरी 2022 तक का आंकड़ा जायसवाल जी सुनिएगा, जिसमें 46% महिलाएं हैं, लड़कियां हैं और 36% बच्चे हैं। ये रजिस्टर्ड हैं बाकायदा। ये वो हैं जो शरणार्थी जो चाहते हैं कि उनको भारत में जगह मिले। लेकिन राकेश जी, इनका सारा का सारा दर्द जब झलकता है, ममता टपकती है, तो वो तो रोहिंग्याओं के लिए टपकती है, शरणार्थी तो उनको नजर ही नहीं आते। नहीं, मुझे आपत्ति है। ये कहां से आपको मिल गया ये डेटा? नहीं, मुझे लगता है देखिए आप चले जाइए सर, जो शरणार्थी, आप चले जाइए। इन शब्दों के भीतर मुझे लगती है। नहीं, मैंने शरणार्थियों की बात की, मैंने शरणार्थियों की बात की। और रोहिंग्या क्या बंगाल में नहीं है सर? ये बताइए जरा, घुसपैठिया बंगाल में नहीं है क्या? जरा बताइए मुझे। तो आप बोलना चाहते हैं कि 2014 से आप बताइए ना सर, घुसपैठिए है कि नहीं बंगाल में? सुनिए, समस्या का समाधान होना चाहिए। आप बताना चाहते कि केंद्र सरकार ने कोई कार्य का निर्वाह किया ही नहीं, सारे घुसपैठिए आ गए। 10 साल से इनकी सरकार चल रही है, ये कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। केंद्र का दायित्व तो नहीं है क्या? बॉर्डर भी हम ही संभाले, बॉर्डर भी राज्य सरकार। अभी तो आपने फेडरलिज्म की बात करी, संजय ढांचे की बात करी। जब संघीय ढांचा की आप बात कर रहे हैं तो बॉर्डर किसको संभालना है जी? बॉर्डर की सुरक्षा किसके दायित्व है? मैंने सिर्फ मुंह जबानी बातें करना है, लफबाजी करनी है, गारंटी देते हैं। अरे कौन सी गारंटी की बात करते हैं? 2 करोड़ का रोजगार था, हवा हो गया। 100 स्मार्ट सिटीज था, हवा हो गया। डॉलर का काम कम होगा, हवा हो गया। पेट्रोल डीजल कम होगा, हवा हो गया। सुनिए, देश में 2 गारंटियां चल रही हैं। एक है मोदी की जुमला वाली गारंटी और एक है दीदी की गारंटी विद वारंटी, कि अगर हमारी गारंटी में कोई कमी आ जाए तो आप हमको प्रश्न करिए। चलिए, अच्छा है जायसवाल जी, अभी तक मैदान में तो चुनावी प्रचार के साथ नजर नहीं आए थे, कम से कम इस डिबेट के साथ आपने आगाज तो कर दिया। त्रिपाठी जी, जल्दी से 30 सेकंड आपका जवाब लूंगी और उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। कौन सा व्यंग था आपका? 30 सेकंड आपको देती हूँ त्रिपाठी जी, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। आज के डिबेट का मुद्दा आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने नहीं, आज के डिबेट का मुद्दा आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने आपने गारंटी दे दिया ना राकेश भाई, वो गारंटी वाला सीए पर, ये महंगाई पर चाहे पूरे देश को भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी के बारे में भरोसा हो गया। मानव जायसवाल, ये तरीका, एक तो तरीका ही ठीक नहीं होता भाई। आपके सवाल में सुन रहा था ना, आप जवाब सुना करिए। आपके सवाल सुन रहा था, बीच में इंटरप्ट करते हैं। दर्शकों को समस्या होती है ना, जब सवाल पूछ रहे थे मैंने सुना आपके सवाल, जबकि मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि आज बात सीए पर करनी थी, लेकिन सीए पर जवाब नहीं देंगे, जाकर के भ्रम फैलाएंगे। हम तो चुनौती देकर के कह रहे हैं, हिम्मत हो तो सवाल उठाइए सीए पर। जितने सवाल उठाएंगे, एक एक सवाल का जवाब इसी डिबेट में यही दे देंगे। लेकिन आज डिबेट में सवाल नहीं उठाएंगे, फिर पार्टी के मंचों पर जाकर के फिर जनता के बीच में बरगलाने का प्रयास करेंगे। पोल खुलने का डर है ना आपको। आप जानते हैं कि अभी जनता के बीच में इस डिबेट में अगर सीए पर सवाल उठाया तो पोल खुल जाएगी। एक एक सवाल पूछिए, मैं चुनौती देकर कह रहा हूं, एक एक सवाल का तथ्यात्मक जवाब दूंगा। लेकिन आप सीए पर सवाल नहीं उठाएंगे। आज सवाल उठाएंगे महंगाई पर। आप महंगाई पर डिबेट करेंगे, हम महंगाई पर डिबेट करने के लिए तैयार हैं। आज मुझे कुछ जोड़ना है। आज खुदरा महंगाई दर क्या है, आज पढ़कर के आप आए होंगे तो महंगाई पर बात कर लीजिए। 5% आज खुदरा महंगाई दर है। याद करिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, इंडिया अलायंस आपने तोड़ दिया है। आजकल आप तो इंडिया अलायंस में है नहीं, लेकिन इस इंडिया अलायंस की सरकार जब थी ना, तो डबल डिजिट में महंगाई दर थी और महंगाई डायन खाए जाते हैं। ठीक है राकेश जी, फिर इधर हम चले जाएंगे, से सर्वाधिक मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, बाकी मेहमानों से भी प्रतिक्रिया लूं और उसके बाद आपका काउंटर लेकर लौटूंगी। सर, बाकी मेहमान भी है, उनको भी लाने दीजिए, समय की थोड़ी बाध्यता रहती है। हाजी नाजिम, आप बीच में कुछ इंटरवेन करना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। लेकिन ये बताइए कि विपक्ष की राजनीति, क्या आपको तुष्टीकरण की राजनीति नजर नहीं आती है? ओवैसी साहब से लेके न जाने कौन कौन लगातार ये कहता रहा कि धर्म आधारित ये कानून है और मुस्लिमों को एक बार फिर से टारगेट।
कोई कानून जो केंद्र सरकार लाने की कोशिश करती है, ये नैरेटिव क्यों सेट किया जाता है कि वो मुस्लिम विरोधी है, और आप लोग थाली में सजकर क्यों आ जाते हैं हाजी नाजिम कि हाँ ये आप ही के खिलाफ हो रहा है? हाँ पूर्णिमा जी, देखिए जिस तरीके से अभी आपने सवाल करा है, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान के अंदर हर नागरिक को भारत के अंदर रहने का अधिकार है। लेकिन जब सीए के अंदर की जब बातें आती हैं और कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत बार से सीए इन सबको, क्रिश्चियन को, इन सबको सीए के द्वारा नागरिकता दी जाएगी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को छोड़कर, तो कहीं ना कहीं भेदभाव करा गया। जबकि भारत का मुसलमान भारत का नागरिक है, तो जब संविधान इस चीज की परमिशन देता है और ये सब कहते हैं कि हमने संविधान के दायरे में रहकर सीए कानून का नोटिफिकेशन जारी करा है, लेकिन ये बता दीजिए पूर्णिमा जी, जब संविधान के तहत पूरा देश चल रहा है, सवाल का जवाब कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार दे चुकी है। इसी सवाल का जवाब आपके कोर्ट के अंदर दिया जा चुका है जब कोर्ट में याचिकाएं पहुंची हाजी नाजिम। उम्मीद करती हूं कि वो जवाब आप सुनकर बैठे होंगे और उसके बाद ये बात कह रहे हैं। हाँ पूर्णिमा जी, अब देखिए मैंने अभी शुरुआत करी है, देखिए मैंने सारी चीजें सुनी है, तो मैं वही चीज कहना चाहता हूँ। अभी जिस तरीके से राकेश भाई कह रहे थे कि ये सीए जो हमारे मैनिफेस्टो में था, मोदी जी की गारंटी है, ठीक है आपके मैनिफेस्टो में है, लेकिन सबसे पहले राकेश भाई ये बता दीजिए, आप ही लोगों ने जब सरकार में आने से पहले ये कहा था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने के लिए भारतीय नागरिक के लिए आपने कहा था, भारत में आपने स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था, भारत के अंदर आपने महिलाओं की सुरक्षा देने का वादा किया था, और आज आप ये बता दीजिए कितने भारत के अंदर आपने स्मार्ट सिटी दे दी है, और ये बता दीजिए 2 करोड़ जो आपने नौकरी देने का वादा किया था। नाजिम इसी बात से है, मेरी समस्या इसी बात से है, और फिर आप कहते हैं कि मैं आपको आपकी बात नहीं पूरी करने देती। आज चर्चा सीएए पर हो रही है तो सीएए पर करिए ना हुजूर, मैंने आपको रोका थोड़े ही है, लेकिन फिर आप नौकरी स्मार्ट सिटी पे चले जाएंगे, आप बात कर लेंगे हर घर नल कितना पहुंचा, पानी कितना पहुंचा, कितनी नौकरियां मिली, वो 15 लाख 12 लाख कहाँ चले गए, मोदी जी ने कहा था मैं दूंगा। फिर इधर उधर मत जाइए ना सर, सीएए पर बात करिए ना, कट टू कट रखिए। हाँ पूर्णिमा जी, बात तो सुनिए, जब मैं पूरे देश हित की बात लेकर वहीं आ रहा हूँ। अब ये बताइए, जब आप भारत के अंदर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से जो लोग आए उन्हें नागरिकता देने जा रहे, तो पहले जो भारत के अंदर युवा बेरोजगार है, तो पूर्णिमा जी क्या उनका रोजगार लेने का हक नहीं बनता? और ये बता दीजिए, जिन लोगों को ये नागरिकता देंगे तो फिर उनके लिए रोजगार कहाँ से लाएंगे जो भारत के अंदर पहले युवा बेरोजगार है? तो मेरा सवाल ये है, केजरीवाल से पूछिए पक्के घर क्यों दे दिए, सुन लीजिए, पक्के घर क्यों दिए, पूछिए जरा अरविंद केजरीवाल से जाके, तब दबाव नहीं बढ़ा देश की राजधानी पर हाजी नाजिम। पूर्णिमा जी देखिए, मैं तो केंद्र सरकार से सवाल करने जा रहा हूँ ना। अरे सर, जिन्होंने ये दबाव बढ़ने की बात की, जिन्होंने ये बयानबाजी की, उनसे पूछिए तो सही कि उन्होंने पक्के घर क्यों दे दिए जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे। घुसपैठिए, पूछिए ना उनसे जाकर, उनसे आप पूछेंगे नहीं। हाँ सुन लीजिए पूर्णिमा जी, देश हित के लिए हाजी नाजिम पूरे केंद्र सरकार से भी और जो राज्य सरकार है उन सबसे सवाल करता है कि देश के अंदर सुरक्षा अहम है, तो जब देश की सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो फिर ये बता दीजिए। ठीक है, देश की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, लेकिन इसी वक्त ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है सीएए, जिस पर जमकर राजनीति हो रही है। मतलब केंद्र सुरक्षा नहीं दे पा रही है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर जमकर हर कोई एक राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। रतिंदर भाटिया जी आपके पास आते हैं और उसके बाद वरुण पुरोहित जी आपके पास आऊंगी। रतिंदर भाटिया, जब सुप्रीम कोर्ट के पास सीएए का मामला पहुंचा, वहां पर भी बहुत ज्यादा कुछ होने की ऐसी कोई खास उम्मीद है नहीं, पूछा जा सकता है क्योंकि सीधे सीधे यूनियन लिस्टेड कानून है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कानून पास हो गया, उसका नोटिफिकेशन सामने आ गया, अब उसको लेकर ये राजनीति क्या सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव में फायदे और वोट बैंक के लिए है? मैडम नमस्कार, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये सिर्फ राजनीति ही तो है। कोई भी फैसला आता है उसको राजनीतिक बना देते हैं। ये तो बड़ा स्पष्ट और साफ सुथरा फैसला है जिसका स्वागत हो रहा है। जो लोग 2014 से पहले इस देश में आए थे, शरणार्थी जो यहाँ पर जिन्होंने शरण ली है, जो प्रणाली थे पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, हमारे सिख भाई कितने सारे जो अफगानिस्तान से यहाँ आए, पाकिस्तान से आए, उनकी दुर्दशा हमने देखी। और वो इस देश में रह के यहाँ पर सिटीजनशिप ना मिलने के कारण इतने परेशान हैं। उनके पास वोटिंग राइट नहीं है, उनके पास कोई चीज जायदाद खरीदने का राइट नहीं था, उनके बच्चों को राइट एजुकेशन नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए एक कानून बनाया गया। इसमें हिंदू मुसलमान, इसमें ये सब पॉलिटिक्स करने की मुझे तो समझ नहीं आ रही। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर
भारत सरकार कोई भी कानून लाती है, वो कहती है रात है तो ये लोग कहते हैं दिन है, वो दिन कहते हैं तो ये रात कहते हैं। इनको किसी भी चीज पे मुद्दा क्यों बनाना है, ये बात समझ में नहीं आ रही। बड़ा स्पष्ट कानून है, इसमें ना तो किसी भारतीय, मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भारतीय मुस्लिम को निकालने की बात नहीं है, किसी भारतीय मुसलमान का ये कह रहे भाई भारत के मुसलमान को क्यों नहीं दी। अरे भारत का मुसलमान तो इसमें है ही नहीं भाई, इसमें तो जो लोग बाहर से हैं उनकी बात हो रही है, भारत का मुसलमान का तो ये इसके ऊपर कोई प्रावधान ही नहीं है। तो मुसलमान आ कहां से गया, और मुसलमान मुस्लिम कंट्री में तो प्रताड़ित नहीं हो सकता। अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर मुसलमान तो नहीं प्रताड़ित हो सकता, वहां तो जो मिनॉरिटी है वही होगी ना। और मुसलमान, अच्छा दूसरी बात ये बात करते हैं हिंदुस्तान में, इंडिया में हिंदुस्तान की मतलब सिक्योरिटी की, तो हम कहां सिक्योरिटी हैं? जो मुसलमान वहां से आ रहे हैं, क्या मालूम वो किस उद्देश्य से आ रहे हैं। सबसे पहली बात इसमें एक चीज और बड़ी स्पष्ट नहीं, है, और इसमें भाटिया साहब बड़ा एग्जाम्पल बाकी कंट्रीज का देख लीजिए, सिक्योरिटी के साथ जीरो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में वो रहते हैं। फिर आप करते रहिए धर्म से जुड़े हुए लोगों की अलग अलग बात की भाई इनके साथ ज्यादती हो रही है, इनके साथ, उनके लिए सीधा सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख है और वो हमारे देश के लिए भी होनी चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट होना ही नहीं चाहिए। वरुण पुरोहित जी, जितने फैसले सरकार की तरफ से लिए गए, और इसमें बहुत सारे फैसले हैं, चाहे उसमें कुछ का मैं जिक्र कर दूं, मैं डीमोनेटाइजेशन की बात करूं, मैं 3 तलाक की बात करूं, मैं 370 की बात करूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करूं, एनआरसी का जिक्र होता है, सीएए की बात हो रही है। विरोध विरोध और सिर्फ विरोध की राजनीति, फिर चाहे उसमें आपकी नेशनल सिक्योरिटी ही क्यों ना कॉम्प्रोमाइज होती हो, लेकिन राजनीति चमकनी चाहिए। पूर्णिमा जी, आपने इतने इश्यूज गिना है, लेकिन जो आपने डीमोनेटाइजेशन की बात की वो बड़ा गंदा फैसला था। उसमें हजारों लाखों करोड़ों लोग परेशान हुए और कोई नेता, कोई अधिकारी आपने लाइन में नहीं देखा मैं होगा। बिल्कुल सर सम्मान करती हूँ आपके टेक का, मैं सम्मान करती हूँ, अग्री एंड डिसअग्री दोनों आप हो सकते हैं, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर इतना विरोध और इतनी राजनीति सिर्फ इसीलिए कि लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी अछूती नहीं राजनीति से, सारे फैसले राजनीति से ही प्रेरित है। चुनाव के टाइम इन्होंने इसको लागू किया, 4 साल से क्या लेजी लम्हों में अपने दिन गुजार रहे थे, और विपक्ष भी क्या है इनके ट्रैप हो जाता है। आपको पता है कि ये क्यों अटका? आप तो सर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मतलब मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है सर, आप जानते हैं कि ये क्यों अटका। महामारी से जूझता हुआ देश, महामारी से जूझता हुआ देश, अब आप भी सर इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाएंगे, और अगर उठा रहे हैं तो मुझे फैक्ट्स रखिएगा सर कि टाइमिंग पर सवाल सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव होने। पूर्णिमा जी, 2 साल में टाइम था ना, 2 साल लागू कर सकते थे, समझाइश भी कर सकते थे जैसे आज कर रहे हैं, लेकिन आपने एक्सप्लेन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, यूनियन लॉ विल प्रिवेल। तो आप ये विपक्ष को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब पार्लियामेंट से कोई एक्ट पास हो जाता है, राष्ट्रपति की एसेंट उसको हो जाती है, तो लागू हो गया, अपने आप ही लागू हो गया। ये मैंने इसलिए कहा ट्रैप हो जाते हैं इनको। इस समय जो मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी वाकई मुद्दे हैं, उस पर इनको काम करना चाहिए था। मणिपुर मुद्दा ही बोलते रहते हैं डिबेट में, मुझे बताइए पूरे देश के अंदर मणिपुर के मामले में कितने प्रदर्शन इन्होंने पूरे देश में किए हैं, दिल्ली में किए, रेगुलर करते, कुछ प्रदर्शन करते नहीं, सड़क पर आते नहीं और आरोप लगाना प्रारंभ कर देते। तो विपक्ष जो है बीजेपी के, कोई भी जो भी ये चीज बॉल फेंकते हैं उसमें ट्रैप हो जाता है, इसलिए ये हाल हो रहा है 10 साल से इनका। ये ट्रैप होने की बजाय अगर खुद पे फोकस करते, खुद पे हर तरह से, देखिए ममता दीदी की अपन ने बात की, ममता दीदी देखिए वो भी राजनीति करने आई है, भजन करने तो आए नहीं, मोदी जी भी भजन करने नहीं आए, राजनीति करने आए। जहां तक देश हित की बात है, देश हित में इसमें सीए में जो पास हो गया तो देश हित है कि नहीं है। आप सरकार में आओ दोबारा, आपको अगर पसंद नहीं अमेंडमेंट्स करने तो अमेंडमेंट्स करिए। ये तो यही तो हमारी सोसाइटी प्रोग्रेसिव डायनामिक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्वासी फेडरल है, मतलब केंद्र थोड़ा स्ट्रांग है और राज्य उससे थोड़े कम अंतर है, लेकिन क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन सर संविधान के तहत ही तो शक्तियों का बंटवारा है ना, शक्तियों का बंटवारा है ना, कि इस पर फैसला राज्य लेगा, इस पर फैसला केंद्र लेगा। राकेश त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगी और उसके बाद जायसवाल जी आपका काउंटर तैयार रखिएगा। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है ना कि सीएए के इस मास्टर स्ट्रोक के साथ आपने 2 फायदे ले लिए हैं। पहला फायदा, आपने हिंदुओं को सीधा सीधा ये संदेश दिया है कि जहां पर मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं वहां के हिंदू सताए हुए, आपने उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। और दूसरा, सीधे सीधे जो बांग्लादेश और इसके साथ असम में शरणार्थी हैं, वो तो आपका वोट बैंक मजबूत करेगा ही ना 2024 के चुनावों में। देखिए पूर्णिमा, ये मसला केवल वोट बैंक का नहीं है, नैतिकता का है, मानवता का है, संवेदना का है।
आप याद करिए कि भारत एक समय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये सब भारत का हिस्सा थे। और भारत में जब विभाजन हुआ ना भारत का पाकिस्तान के साथ, तो उस समय 28% से ज्यादा वहां हिंदू रहा करते थे और आज ये 1% से कम हो गए हैं। 450 से ज्यादा हिंदू मंदिर हुआ करते थे, 20 हिंदू मंदिर केवल बचे हैं। जहां मजहबी प्रताड़ना हुई है, ये हाजी नाजी पूछ रहे थे ना, मुसलमानों के साथ क्यों भेदभाव किया है? अरे भाई, ये इस्लामिक कंट्री है, थियोक्रेटिक स्टेट है, इनका मजहब, राष्ट्र का मजहब है इस्लाम, और इस्लाम के आधार पर ही ये देश बने हैं। तो इस्लाम के आधार पर बने देश में कोई इस्लामिक व्यक्ति मजहब के आधार पर प्रताड़ना नहीं हो सकती है। हाँ, मजहब के आधार पर प्रताड़ना हुई है हिंदुओं की, बौद्ध की, सिखों की, जैन की, पारसी की, ईसाइयों की, और ये सब भारत के हिस्सा है। लियाकत समझौते में ये बात कही गई थी कि जो अपनी ही सीमा परिवर्तित करना चाहेंगे, जो बदलना चाहेंगे, उनको नागरिकता देंगे। ये देश के नीति नियंताओं ने, संविधान निर्माताओं ने जो एक वचन दिया था, एक भरोसा दिया था, उस भरोसे को कायम करने का काम हमने किया है। ये मसला वोट बैंक का नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है, आप अभी केरल का भी की जानकारी दे रही थी कि केरल के मुख्यमंत्री ने कह दिया देश का सबसे फ्रैक्चर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं क्या वो दिखाएंगे, जनता के बीच में क्या तर्क लेकर जाएंगे? संघ सूची के विषय पर, जिस पर कानून नहीं बना सकते हैं, जहां आपकी सीमाएं नहीं है, जो आप कर ही नहीं सकते हैं, उसका भी दावा कर रहे हैं कि केरल में हम लागू नहीं होने देंगे, बंगाल में हम लागू नहीं होने देंगे। देश की आजादी के लड़ाई में सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल का रहा है, आंदोलन की दशा दिशा तय करता रहा है। बंगाल देश का ब्रेन रहा है और बंगाल की मुख्यमंत्री बंगालियों का मजाक उड़ाने का काम कर रही है। मैतेई समाज जो पश्चिम बंगाल में आज बांग्लादेश से आकर के शरण लेकर के है, क्या उसको नागरिकता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या सम्मानजनक जीवन का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? ये किस प्रकार से आप सवाल पूछिए, सवाल पूछने के बाद जवाब सुना करिए। अगर आपने आज अमित शाह जी का आज इंटरव्यू सुन लिया होता ना, तो कोई सवाल आपके मन में नहीं बचा होता। नहीं, और वो तो क्लियर कह चुके हैं ना कि किसी की नागरिकता छीनी नहीं जानी है, और ये एक बार नहीं, कम से कम 10 बार इस बात को दोहराया जा चुका है। हाजी नाज़िम, 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिएगा। जायसवाल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, पूर्णिमा जी, देखिए, आपने मुझे 20 सेकंड दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने 3 कंट्रियों को चुना है। इन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हिंदू भाइयों के लिए कि जो भी प्रताड़ित है वो आ जाए भारत के अंदर। तो मैं ये कहता हूँ कि श्रीलंका के अंदर भी हिंदू भाई है, तो हाँ, श्रीलंका के अंदर भी हिंदू भाई हैं, उनको भी तो भारत के अंदर आना चाहिए, उनको भी नागरिकता देनी चाहिए। और पूर्णिमा जी, अहम सवाल जो मेरे तो तब आप खुश हो जाएंगे हाजी नाज़िम, तब आप खुश हो जाएंगे, आपके बताए हुए देशों को शामिल कर ले केंद्र सरकार तो खुश हो जाएंगे फिर कोई मुस्लिमों को बांटते हुए धर्म आधारित ये कानून नहीं रह जाएगा सर? पूर्णिमा जी, बात तो सुन लीजिए। देखिए, जब आप 3 देशों को लेकर आ रहे हैं, तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान के अंदर किसी के भी रिलीजियस को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन फिर भी सीएए के अंदर जो एक भेदभाव वाला कानून लेकर इस तरीके से देश के अंदर नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि देश के जो मुसलमान है उनके खिलाफ ये कानून लेके आए। ठीक है, मैसेज जा रहा है आपके हिसाब से, मुसलमानों को लग रहा है कि उनके खिलाफ, और ये पहली बार तो हो नहीं रहा है हाजी नाज़िम, जितना मैं समझ पा रही हूँ। हर बार मैंने कहा ना कि मुसलमानों को ये लगता है कि केंद्र सरकार उन्हीं के खिलाफ फैसले ले रही है, यहाँ तक कि केंद्र सरकार ये बैठी इसीलिए है कि मुसलमानों के खिलाफ फैसले ले ले। दीजिए आप मुझे पूर्णिमा जी, मैं ये कहता हूँ कि जब पुरोहित जी बोलिए, पुरोहित जी बात पूरी कीजिएगा। जायसवाल जी आ रहे हैं, लेकर आएंगे तो 3650 दिन लगभग 1 मिनट हाजी नाज़िम, ठीक है, आपका पॉइंट टेकन, बोलिएगा पुरोहित जी। और चला गया। मैं कह रहा हूँ पूर्णिमा जी, बार बार संविधान की दुआएं दे रहे। पार्लियामेंट तो संविधान से बनी हुई है, संविधान में जो पास हो गया उसको किसी की तरह आपके नेगेटिव पॉजिटिव कैसे कह सकते हो? जब आपकी सरकार आए, आपको नहीं लगे तो अमेंडमेंट होते ही हैं, आप अमेंडमेंट करिए। ये समझ में नहीं आ रहा विपक्ष को। मैं तो कह रहा हूँ, जब 3-4 दिन रह गए थे आचार संहिता के, और ये कह रहे हैं धार्मिक, इन्होंने इश्यू तो विपक्ष ने बना दिया, चुप्पी नहीं साध रखते थे क्या? एक मौन भी होता है राजनीति में, एक सूझबूझ जो है राजनीतिक सूझबूझ का अभाव है। इनको ये समझ में नहीं आया, राम मंदिर के टाइम ही जबरदस्ती अल्लाह मचाने लग गए जनवरी में, अब ये सीए पे अल्लाह मचाने। अरे भैया, आप राजनीति जानते हो कि नहीं जानते हो? आप खुद ही बीजेपी को हीरो बना रहे हो हिंदुओं का। जब हीरो बना रहे हो तो वो तो उनको वोट मिलेगा। और जहां तक संसद संविधान करो, संविधान नहीं तो ये है प्रोविजन की केंद्र सरकार जिसके पास सांसद होंगे वो कोई भी एक्ट बनाए। मैं तो कह रहा हूँ गलत बनाया, लेकिन संसद ने पास किया, तो संविधान नहीं तो संसद बनाइए। आप इस बात की ट्राई करिए, आपको पसंद नहीं है तो पार्लियामेंट में बहस नहीं करिए। आप लोगों ने बहस करते, आपका नंबर चाहे कम आता, कम समय मिलता तो कम बहस करते, आपने बहस नहीं करी। अब आप सरकार में आने का प्रयास करो अगर आपको बदलाव चाहिए। मतलब क्लियर है पुरोहित जी की गाड़ी स्टेशन से अब निकल चुकी है,
अब निकल चुकी है, अब उसको लेकर ज्यादा कुछ करने लायक बचा नहीं है। मानव जायसवाल जी, मुख्यमंत्री शपथ लेती हैं, संविधान के निहित कानून का मैं पालन करूंगी, कुछ इसी तरीके की शपथ होती है, लेकिन अब संविधान और उसी के आधारित बनाया हुआ कानून, उसका विरोध हो रहा है। और ये ममता बनर्जी बार बार ऐसी चीजों को लेकर ही विरोधाभास क्यों करती हैं जिसमें जीत अंत में केंद्र की होनी है? देखिए, पहले तो मैं आपको सामने कुछ साझा करना चाहता हूँ। ये जो टाइमिंग है जहां पे हमारे राकेश भाई साहब बोलते हैं कि नहीं, इसको राजनीति का वोट बैंक के लिए मत लीजिए। बीजेपी राजनीति ही करती है, राजनीतिक पार्टी है, वो तो कोई आप भी तो है सर, पार्टी तो है नहीं, आप भी तो है, आप भी तो राजनीतिक पार्टी है जायसवाल जी। मैडम, ये अनइंटरप्टेड बात होती है ना, जब बात करनी नहीं भाई, काउंटर आपको मिलेंगे, काउंटर आपको लगातार मिलेंगे, उससे आप नहीं बच सकते हैं सर, काउंटर मिलेंगे। आप भी तो पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं है? आप समाज सेवा थोड़ी कर रहे हैं। आप काउंटर से विपक्ष के लिए। अच्छा, ये बताइए मुझे जायसवाल जी, मुझे ये बताइए कि इस कानून का विरोध करके आप किसका अहित कर रहे हैं? आपके यहाँ जो शरणार्थी हैं, जो लंबे वक्त से नागरिकता की मांग कर रहे हैं, आप ही के यहाँ रहने वाले बंगाल में, आप नहीं चाहते कि उनका हित हो, उनको नागरिकता मिले, उनको समान अधिकार मिले जो संविधान में भी उल्लेखित है? मैडम, मैं आपसे एक चीज साझा करना चाहता हूँ, कितना विविधाभास है इस सीए कानून में, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो नोटिफिकेशन बनाया है सिर्फ आपातकालीन में बना दिया, 9 बार नोटिफिकेशन का एक्सटेंशन किया। भाई, आपातकालीन स्थिति थी, हमारे देश में इतने प्रॉब्लम था, लेकिन इलेक्शन नहीं रुक रहे थे। किसी भी प्रांत में इलेक्शन नहीं, दीदी और दीदी किया जा रहा था, इलेक्शन नहीं रुक रहे थे। लेकिन आज आपको एक कानून बनाने में आपको 4.5 साल लग जाता है, उसके लिए आप गुहाई देते कि भाई इतना कोविड आ गया, इतनी बड़ी महामारी। अरे सबसे बड़ी महामारी बेरोजगारी है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं कहीं पढ़ रहा था, जो पारसी हैं अगर वो ईरान से आते हैं हमारे देश में तो उनको 11 साल लगभग लगता है नागरिकता पाने में, लेकिन अगर वो अफगानिस्तान से होते हुए हमारे देश में आ जाए तो उनको 5 साल में नागरिकता मिल जाएगी। है दोनों ही पारसी, फर्क क्या है? ये है जुमला। जिनके पास ज्ञान का अज्ञान वर्ष वो काम करते हो या ज्ञान की कमी हो, जिस तरीके से उनको आपाधापी में बस कानून निकाल देना है, 9 बार एक्सटेंशन लेने के बाद भी वो पूर्ण तरीके से पूरे देश को सम्मिलित नहीं कर पा रहे, ये दिखता है। देखिए, आप केंद्र सरकार में ये मत सोचिए कि बहुत छोटी चीज है। हाँ। आप 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ। आप विश्व के इतने सारे राज्यों में आपका एक नाम है, गरिमा है, पूरा देश विश्व। मुझे मेरी जिम्मेदारी सर बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपकी राज्य सरकार की सारी जिम्मेदारी मैं संदेश खाली मामले में देख चुकी हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी में तब देख चुकी हूँ कि आपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे किया। राकेश जी, जल्दी से 30 सेकंड का क्लोजिंग कमेंट और उसके बाद मुझे चर्चा समाप्त करनी होगी सर, समय खत्म हो गया है, जल्दी से सर। मैं पूछ रहा हूँ राकेश जी, श्रीलंका के हिंदुओं को क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे भाई, श्रीलंका थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, श्रीलंका मजहबी राज्य नहीं है, श्रीलंका के राज्य का मजहब नहीं है। नहीं राकेश त्रिपाठी जी, अब ये 2-3 दिन में जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो ये 2-3 दिन में क्या कर लीजिएगा, या शिगुफा छेड़ दिया है बस? नहीं, शिगुफा छेड़ने का मसला नहीं है, ये तो कानून पारित हो गया। ठीक है, 31 तो दिसंबर अब इसमें कोई एफएन बट नहीं है भारत में, लेकिन टेक्निकली ये बताते हुए इस चर्चा को समाप्त करती हूँ सर कि इसमें आपको राज्य सरकारों का एक कोलैबोरेशन चाहिए होगा। ये मेक श्योर करना होगा कि राज्य सरकारें उस कोलैबोरेशन में बेहतर से काम करें, क्योंकि पोर्टल आप ही ने बना लिया है। पता लगे कि कोई शरणार्थी है जो नागरिकता चाहता है, लेकिन उसकी फाइल, उसका पेपर पोर्टल पे रिजेक्ट हो गया जिस भी वजह से, तो फिर वो गैर शरणार्थी हो जाएगा, तो उसका अधिकार उसको मिल नहीं पाएगा। इसीलिए राज्य सरकारों के साथ ये कोलैबोरेशन बहुत बेहतर तरीके से केंद्र को आगे ले जाना होगा, और तभी सीएए ठीक तरीके से लागू हो पाएगा।